हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। जरा गौर करिएगा कि आज से 50 साल पहले या फिर ज्यादा नहीं 30 ईयर पहले के मौसम या फिर वेदर साइकिल पर और आज की वेदर साइकिल आप देखिए तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अर्थात पाएंगे आप कि लगभग 30 ईयर के इस डिफरेंस में जो वेदर साइकिल है, इसमें मान लेते हैं हम समर सीजन, तो इसमें बढ़ोतरी हो गई है। जो वर्षा पैटर्न था इसमें चेंजेस आ गए हैं। और यदि अन्य तथ्यों की हम बात करें तो अन्य आपदाओं की इंटेंसिटी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली वाला एरिया, शायद आपने ये न्यूज पहले भी सुनी हो कि दिल्ली वाले एरिया में पिछले 50 वर्षों के तापमान में सबसे अधिक तापमान इस बार दर्ज किया गया था। भाई ऐसा क्या हो रहा है पूरे वातावरण में कि संबंधित क्षेत्रों का तापमान लगातार बढ़ रहा है? इनके तापमान को कंट्रोल किया जाना बड़ा आवश्यक हो जाता है और बड़ा महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि यदि हमें जैव विविधता को बचाना है और कुल मिलाकर हमें यदि मानव समुदाय को ही बचाना है तो ये वैश्विक तापन की समस्या से निपटना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। अब यदि देखा जाए तो इससे निपटना इसलिए भी आवश्यक है कि जो पीछे आप मेरे फोटो देख पा रहे हैं ये यूरोप की फोटो है, अर्थात एक ऐसे एरिया की जहां पर अक्टूबर माह से लेकर मार्च माह तक अर्थात शीतकाल में वर्षा का प्रकोप देखा जाता है। प्रकोप भी नहीं देखा जाता, बेसिकली शीतकाल में ये वर्षा होती है और इसीलिए यूरोप वाले रीजन में आपको लेदर विंटर देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत एप्रोप्रिएट भी मानी जाती है इस एरिया के हिसाब से। क्योंकि यूरोप के मैप के अकॉर्डिंगली यदि हम देखने का प्रयास करें तो भाई यहां पर चक्रवात तो मिलते हैं, परंतु ये जो चक्रवात यहां पर आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं और जब ये शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की कैटेगरी वाला स्थान है तो ये आवश्यक हो जाता है भाई कि यहां पर वातागरों का निर्माण हो और वातागरों के थ्रू इस एरिया में वर्षा हो। यानी कि ऊपर से आने वाली जो शीत पवनें हैं और नीचे से आने वाली जो उष्ण पवनें हैं ये इस एरिया में मिलकर वर्षा कराती हैं। इतनी बात हम अपनी फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और यदि आप P2I बैचेस ज्वाइन किए हुए हैं तो आपने ये बात पढ़ी भी होगी। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि भाई ये कोई डिजास्टरेबल कंडीशन नहीं है, कोई आपदा निर्माणकारी ये स्थिति नहीं है, ये एक नेचुरल फ्लो है। परंतु इसका चेंज होना किस प्रकार से यूरोप पर इंपैक्ट कर रहा है उसको आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि यह है इटली वाला सेक्शन। इटली में सूखा की स्थिति है, पुर्तगाल में बाढ़ है और यदि आगे आप बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रिया से लेकर रोमानिया तक के एरिया में आप पाएंगे भीषण बाढ़ का प्रकोप मिल रहा है। और इसका मेन कारण क्या है? तो एक स्टडी के अनुसार यह बताया गया है कि भाई इसका मेन कारण बताया गया है वैश्विक तापन को, यानी कि ग्लोबल हीटिंग या फिर ग्लोबल वार्मिंग को। और यह ज्यादा नहीं, याद रखें सितंबर माह में हुआ है, यानी कि जस्ट जो अक्टूबर माह था यहां पर हम वर्षा काल को देखते और सितंबर यानी कि 1 महीने पहले समथिंग यहां पर वर्षा का प्रकोप आया। अब ये क्यों आया ये एक आर्टिकल में नहीं बताया गया, परंतु यदि हम मेनली इसका डिस्कशन करें तो ये जो हो रही है घटना ये कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी घटित हो सकती है और इसका सीधा इंपैक्ट भारत पर भी देखने के लिए मिल सकता है। और यदि इसके रीजन की हम बात करें तो इसका मेन रीजन बताया गया है ITCZ अर्थात इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये वह क्षेत्र है जो कि बेसिकली भूमध्य रेखा पर निर्मित होता है और भूमध्य रेखा पर बनने के परिणाम स्वरूप फिर यह कर्क रेखा की ओर बढ़ता है। चूंकि हम इंडिया में रहते हैं इसीलिए हम ऐसा बोलेंगे भाई कि यह कर्क रेखा की ओर बढ़ेगा और फिर ये वापस से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है और वापस से ये फिर मकर रेखा की ओर जाएगा। यानी कि जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित होता है, जिसका प्रभाव बेसिकली हम मानते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक देखा जाएगा। परंतु यदि जनरली हम देखें तो इसका प्रभाव 25 to 25 तक के एरिया में भी देखने के लिए मिलता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि जैसे जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक तापन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो यहां जो यूरोप में घटना मिल रही है ये एक्चुअल में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां पर हो रहा है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बोलेंगे इसको, अति औद्योगिकीकरण इसको नाम दिया जाएगा। क्योंकि बेसिकली जीवाश्म ईंधन को हम जला रहे हैं और जीवाश्म ईंधन को जलाने पर यहां पर विषाक्त गैसों का हम उत्सर्जन कर रहे हैं और ये विषाक्त गैसें बेसिकली ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि पूरे वातावरण के लिए बहुत ही ज्यादा
हानिकारक मानी जाती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी से निकलने वाले जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है इसको रोकने का काम करती हैं। यानी कि जो दीर्घ तरंगा विकिरण है इसको अंतरिक्ष में मुक्त नहीं होने देती, और जब अंतरिक्ष में मुक्त नहीं होने देती तो इस कंडीशन में जो ये पृथ्वी का वातावरण है और ये है हमारी पृथ्वी, ये यहां का तापमान बढ़ा देती हैं। और जब इस एरिया का तापमान बढ़ता है तो इसको हम बोलते हैं कि भाई ये वैश्विक तापन की कंडीशन है। अब इस पर यदि डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो आप तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी ले आऊंगा। जरा यहां पर यदि हम गौर करें तो ये जो एक्टिविटी हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की और जो ग्रीन हाउस गैसें निकली, इन्होंने कहीं ना कहीं इस आईटीसी जेट के मूवमेंट को बहुत हद तक इंटेंसनली बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। अब जरा समझिएगा कि इंटेंशनली कैसे इफेक्ट कर रही हैं। तो ये आईटीसी जेट का मूवमेंट, जिसका पहले मूवमेंट हुआ करता था कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर, यानी कि सामान्यतः 25 to 25 तक, इसका मूवमेंट बढ़ गया। और जब इसका मूवमेंट बढ़ा तो भाई इसके ऊपर से, यानी कि यूरोप के ऊपर से आने वाली जो ठंडी पवनें थी इनका भी मूवमेंट प्रभावित हुआ। यहां पर यूरोप के ऊपर से जो पवनें आ रही थी इनका भी मूवमेंट प्रभावित हुआ। इनमें आर्द्रता बढ़ने के कारण आप पाएंगे कि इटली वाले सेक्शन में, ऑस्ट्रिया से लेकर रोमानिया तक के सेक्शन में उतनी वर्षा हो गई जितनी कि इन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। यानी कि वर्षा की जो इंटेंसिटी, और ये यहां पर वर्षा होना केवल काफी नहीं है, वर्षा बार बार हुई, और इतनी हुई कि बताया जाता है कि सर यहां पर जो नॉर्मल वर्षा थी उससे लगभग 50% तक ज्यादा कई एरिया में ये वर्षा दर्ज की गई है। और जब जैसा दुबई में हुआ था कि दुबई को भी ये हैबिट नहीं थी कि भाई उनको उम्मीद ही नहीं थी कि हमारे यहां कभी इतनी वर्षा हो सकती है, परंतु जो दुबई का हाल है उसी के लगभग कुछ समकक्ष आपको यूरोप वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल रहा है। और जब ये मिल रहा है तो इसका इंपैक्ट हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ पर भी कहीं ना कहीं पड़ रहा है। तो यहां पर भारत में भी आप देखें कि इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आज या कल आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अभी जो इंपैक्ट मिल रहा है वो इस कारण से है कि जो आईटीसी जेट का मूवमेंट है जो कि पहले हुआ करता था कर्क रेखा की ओर, अब ये इससे भी ऊपर जाने लगा। और जब इससे भी ऊपर जाने लगा तो कहीं ना कहीं यहां पर जो वर्षा पैटर्न था उस वर्षा पैटर्न में और यहां पर प्रचलित पवनों में भी चेंजेस आने प्रारंभ हुए। और चेंजेस आना प्रारंभ हुए तो ये पूरे के पूरे यूरोप सेक्शन के लिए एक खतरा बनकर हमारे सामने आया। यानी कि ऑस्ट्रिया, पोलैंड तक इससे प्रभावित हुआ। ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, कोसोवो है ना, ये सभी, रोमानिया, ये सभी प्रभावित क्षेत्र हैं। यहां पर जो एल्प्स माउंटेन है, एक्चुअल में एल्प्स माउंटेन पर जो ठंडी पवनें विद्यमान रहती थी उन ठंडी पवनों की इंटेंसिटी में काफी कमी आ गई। और उनकी इंटेंसिटी में कमी आना दैट इज कि नीचे से जो भूमध्य सागर से जो पवनें उठती थी जो कि गर्म पवन थी, इनमें नमी की मात्रा का बढ़ जाना। और जब नमी की मात्रा का बढ़ जाना तो वही नमी का यहां पर त्याग, उसी नमी का यहां पर त्याग होना इस वर्षा पैटर्न के मुख्य कारण के तौर पर सामने आता है। आगे देखेंगे तो इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि भाई इसमें इतनी अधिक वृद्धि हुई है, इतना ज्यादा आपने जीवाश्म ईंधनों को जलाकर उनको वातावरण में रिलीज किया है कि यदि इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो बताया जाता है कि आने वाले 2050 वर्ष तक, है ना, यानी कि जब 2050 में हम जाएंगे तो ये लगभग 50% तक और बढ़ जाएगा। यानी कि सर जो ये पेरिस समझौता और विभिन्न प्रकार के समझौते हमने किए हैं वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए, यदि इनको सीरियसली नहीं लिया गया और वैश्विक तापन की समस्या को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये इतने ज्यादा हद तक मानव समाज को प्रभावित कर सकते हैं कि आप 2050 के लगभग, 2100 तो दूर की बात है, 2050 ईयर आते आते तक पृथ्वी के तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि कर सकते हैं। और यदि ऐसा हो गया तो यह जो घटना हुई है ये 50% तक बढ़ने की संभावना है। और 50% मींस इज अ ह्यूज डेटा, ये बहुत बड़ा डेटा है कि सर यूरोप वाले सेक्शन में यदि 50% से अधिक वर्षा हुई तो हमारे यहां इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो आईटीसी जेट का मूवमेंट हुआ है क्या इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारत पर इसका कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, है ना, क्योंकि आईटीसी जेट के क्षेत्र में तो हमारा भारत भी आता है। अब भारत पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, परंतु कम पड़ेगा अथवा ज्यादा पड़ेगा, इस बात का आंसर यह है कि हमारे लिए एक बहुत ही एप्रोप्रिएट कंडीशन क्रिएट कर देता है हमारा प्यारा हिमालय। और इस हिमालय के कारण हमारे यहाँ का जो वेदर फिनोमेना है ये थोड़ा कम प्रभावित कैटेगरी में आता है।
अब चूंकि ये कम प्रभावित है इसलिए अभी भारत पर इसका इंपैक्ट नहीं मिल रहा, परंतु आने वाले समय में यह नहीं कहा जा सकता कि इसका इंपैक्ट मिलेगा ही नहीं। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में यह बताया गया है कि भाई ऑस्ट्रिया से लेकर रोमानिया तक ये जो बाढ़ आई है इसका मेन कारण है वैश्विक तापन। और जब ऐसी कोई न्यूज आपके किसी वेबसाइट या फिर किसी न्यूज हेडलाइन का पार्ट बनती है तो याद रखिएगा ये पूरा का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, परंतु याद रखें कि ऐसी घटना आपके पूरे के पूरे सिलेबस के अनुसार इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भाई जब ऐसी कोई घटना न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनती है तो अब इसके अनदर और भी जितने इंसिडेंट हुए हैं वो भी अब आपको पढ़ने होते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये वाली न्यूज समाप्त होती है। अब आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज कि भाई स्टडी IQ IAS हिंदी ने अपने P2I बैचेस लॉन्च किए हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इस साल के अंतिम बैच हैं, अर्थात वे सभी एस्पिरेंट जो भी 2025 को अपना लक्ष्य मानकर यूपीएससी की प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं और 2025 के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि प्री क्वालिफाई किए जाने पर स्टडी IQ IAS हिंदी आपकी पूरी फीस रिफंड कर देता है यदि आप प्रतिज्ञा प्लस स्टूडेंट के पार्ट हैं। प्रतिज्ञा प्लस बेसिकली है P2I बैच ही, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाली ये बैचेस हैं। और यदि आप इनका पार्ट बनेंगे तो आप प्री क्वालिफाई किए जाने पर फीस रिफंड पाएंगे। इतना ही नहीं, यदि आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो प्रति हफ्ते होने वाले टेस्ट में, यानी कि जो वीकली टेस्ट होते हैं, इनमें यदि आप फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं तो आपको 11,000 रुपए तक का बोनस इनाम भी दिया जाएगा। और जब आपका प्री क्वालिफाई होगा तो 1 ईयर की जो वैलिडिटी है यह भी एक्सपेंड कर दी जाएगी। और इसी के साथ आपका MRP प्रोग्राम यानी कि मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, यहाँ पर SIM प्रोग्राम और SIP प्रोग्राम और IGP अर्थात इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसी में इंक्लूडेड रहेगा। यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको करना इतना है कि 30 सितंबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक में क्लिक कर AKB लाइव कोड का यूज करें और 24,499 रुपए में आप इन बैचेस का पार्ट बने। आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिएगा, ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में जब जाएंगे। यहां लिखा हुआ है 2025 P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच हिंदी माध्यम के लिए। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहां बाय नाउ पर क्लिक करना है। अब यहां पर बाय नाउ पर पैसे पे नहीं कर देना है, रुकिएगा, है ना। जब आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखिएगा यहां 4 ऑफर्स अवेलेबल हैं, है ना। जब आप 4 ऑफर्स अवेलेबल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ऑफर्स दिखेंगे। अब विभिन्न प्रकार के ऑफर्स होंगे। नीचे दिया हुआ डिस्काउंट कोड, है ना, यहां पर लिखा हुआ डिस्काउंट कोड, यहां आप AKB लाइव पुट करेंगे और AKB लाइव पुट करने पर यह पूरा बैच आपको 22,499 रुपए में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो 30 सितंबर से कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।